Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start history chapter number 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. तो हम इसमें यूरोप और रशिया की रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी में, जब कि आपने उसमें नेपोलियन बोनापार्ट में पढ़ा था ना, वो फ्रीडम लेके सभी लोग सोचते थे कि नेपोलियन जो है वो फ्रीडम एक लाएगा. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक चेंज. फ्रेंच रेवोल्यूशन से ना सोसाइटी तो पूरी स्ट्रक्चर जो था उसका चेंज हो गया, क्योंकि कहते थे कि अब हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं. एस यू हैव रीड, आपने 18th सेंचुरी में पढ़ा, सोसाइटी जो थी ज़्यादातर स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड होती थी, और चर्चेज जो थे वो कंट्रोल थे सोशल पावर के, मतलब किंग ज़्यादातर कंट्रोल करके रखते थे. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम पॉसिबल टू चेंज दिस. उससे लगा कि हम इसको, हाँ, रेवोल्यूशन के बाद हम चेंज कर सकते हैं. मैनी पार्ट ऐसे वर्ल्ड में यूरोप और रशिया न्यू आइडियाज़ आने लगे इंडिविजुअल राइट्स के लिए. हु कंट्रोल सोशल पावर, जो सोशल पावर वे कंट्रोल करते थे वो डिस्कस करने लगे. इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड लीडो जॉय टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छे से विचार किया था. एंड मैनी अदर डिबेटेड, इन सब ने भी डिबेट किया था. पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप में द डेवलपमेंट जो कॉलोनीज थी इन टर्न रीसेप्ड एंड आइडियाज ऑफ सोशलिस्ट चेंज, सोशलिटल चेंज थी वो भी चेंज. नॉट एवरी वन इन यूरोप में सब नहीं. हाउ वी वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उनको पूरा बदलाव चाहिए था सोसाइटी में. रिस्पॉन्स वरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट समवन चेंज. बहुत लोग चाहते थे कि हमें चेंज ज़रूरी है. टू हुज वांटेड टू रिस्ट्रक्चर, सोसाइटी को वापस बनाना चाहते थे, वो रेडिकल्स थे. और सम वेयर कंजर्वेटिव और अदर वेयर रिबलर्स एंड रेडिकल. वॉट डिड, जैसे यहाँ पे इसमें कंजर्वेटिव और रिबलर्स और रेडिकल्स के मैं पढ़ने वाले डिटेल में. जैसे उसमें 3 स्टेट थे ना, उसमें भी ऐसे 3 स्टेट मान लीजिए थे. जैसे उसमें थे क्या थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट थे. फर्स्ट में क्लेजरी, सेकंड में नोबल्टी और थर्ड में स्मॉल पीजन या बिग बिजनेसमैन, ये सब आते थे. और उसमें क्या था, थर्ड स्टेट खाली टैक्स पे करते थे. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख लिया. अब इसमें भी है 3 स्टेट, एक कंजर्वेटिव्स, रिबलर्स एंड रेडिकल्स. व्हाट दिस टर्म रियली मीन्स, इनका मतलब क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं. वी विल लुक ब्रीफली एट सम इम्पॉर्टेंट, हम थोड़े पोलिटिकल ट्रेडर्स के जो 19th सेंचुरी थी उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिबलर्स एंड रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वे रिबलर्स. जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे वो कौन थे, रिबलर्स. रिबलर्स वांटेड अ नेशन विद टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. वो सब चाहते थे कि सारे धर्म एक साथ रहे. वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजली, हमें पता है जो यूरोपियन स्टेट थे जो वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो एक रिलीजन के फेवर में रहते थे और दूसरे, जैसे होता नहीं है भेदभाव, वो सब धर्मों में भेदभाव रखते थे. पर लिबरल चाहते थे कि सारे टॉलरेटेड, सारे रिलीजन जो है वो एक समान हो जाए. ओके, वो एक ही रिलीजन में फेवर करते थे, ये तो मैंने बता दिया. ब्रिटेन जो थे वो जैसे किस किस के चर्च को फेवर करते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया. और जो स्पेन किसके किसके फेवर करते थे, कैथोलिक चर्च. तो इसमें देखो ना भेदभाव जैसा है. Rebels also opposed the uncontrolled power of dynastic rule. They wanted to safeguard the rights of individual against the government. They argued for representative elected parliament government subject to law, interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. तो इसमें ये कहा गया जो रिबलर्स थे वो पहले तो चेंज लाना चाहते थे. तो वो इसमें ये कहा गया कि वो उनको किंग नहीं चाहिए था, वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या थे, विरुद्ध में थे. ओके, क्योंकि वो बोलते थे कि वो सब अनकंट्रोल पावर रखते हैं बाद में और कोई राइट्स भी नहीं देते हैं. तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ये गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वेल ट्रेन जुडिशरी भी हमारे देश में होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो. हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेट तो नहीं थे. दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी. वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्या होता है, हमारे भारत में 18+, इंडिया में 18+ लोग जो अडल्ट हैं, सारे 18+, एवरी सिटीजन्स हु हैज़ 18+, सो दे कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं. डेट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स.
ऑफ टू वोट, इसका मीनिंग है ये वो कहते थे ना, जो मैन के पास प्रॉपर्टी है वही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकती, और वुमेन्स जो थी वो भी वोट नहीं कर सकती। इन कॉन्स्टेंट रेडिकल जो थी वो नेशन जिसमें गवर्नमेंट बेस्ड हो मेजोरिटी पे, अगर जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा हो उस पर गवर्नमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन इंडिया, इंडिया में क्या है, एक हिंदू कितने परसेंट है, नियरली 80% है। सो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो क्या हिंदुओं की होनी चाहिए, नो, ऐसा हमारे इंडिया में नहीं है, पर ये सब ऐसा चाहते थे। मैंने सपोर्टेड वुमन, हाँ, वो सफ्रेगेट मूवमेंट होता है कि जो वो सब राइट टू वोट के लिए ना क्या कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे, तो उससे वो उसके साथ भी थे, उनको कहते थे कि हाँ वुमेंस को तो सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको राइट टू वोट देना है। अनलाइक रिबलर्स दे अपोज अ प्रिविलेज ऑफ ग्रैंड, जैसे रिबलर्स की तरह वो जैसे रिबलर्स की तरह तो नहीं कह सकते, वो कह रहे थे कि जो अपोज करते थे प्रिविलेज, वो कहते थे जो प्रॉपर्टी वो एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी जो है वो किसी की कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सब ज़्यादातर प्रॉपर्टी बड़े बड़े आदमी के पास हो, लैंड लॉनर के पास हो, वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स के पास हो, सबके अंदर बंटवारा सही से होना चाहिए। कंजर्वेटिव जो होते हैं फिर अपोज टू रेडिकल्स, वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों को अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इवन कंजर्वेटिव है ओपन, उन्होंने अपना दिमाग खोल लिया कि सोसाइटी में चेंज की ज़रूरत है। पहले वो सोचते थे कि चेंज आना ही नहीं चाहिए, पर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने कहा हाँ चेंज होने से। देखिए इसमें पहले कहा गया कि कंजर्वेटिव जो थे वो अपोज थे आइडिया ऑफ चेंज, बट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे वेयर नीड ऑफ चेंज, उनको चेंज की जरूरत थी। उन्होंने कहा बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड, हाँ उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस एक्सेप्ट किए, पर वो कहते थे जो हमारे पुराने चेंजेस हैं ना हम उसको रिस्पेक्ट भी देंगे, और जो चेंजेस हुए थे ना बहुत स्लो प्रोसेस से हुए थे। सच डिफरिंग आइडिया about societal change clash during the social and political turmoil that followed the French Revolution। जो आइडिया चेंज करने का आया था ज़्यादातर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला ज़्यादातर वहीं से आया था, सारे आइडिया जितने हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन ही उसका जड़ था। द वेरियस अटैम्प्ट दिस रेवोल्यूशन हुआ नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 19th सेंचुरी में, हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट्स और चलिए इसके बारे में देखते हैं। लिमिट्स जो थे उनके बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने चेंज किए, फिर कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। हम ये बहुत बड़ा चैप्टर, इसको हम अच्छे से देखेंगे। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड वे साइन ऑफ न्यू टाइम, पॉलिटिकल जो थे वो एक न्यू टाइम एक साइन कर रहे थे। जैसे वो सब पहले तो बहुत पॉलिटिकल कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आज भी ऐसा होता है। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल इकोनॉमिक्स चेंज हुआ था कि इट वॉज अ टाइम जब न्यू सिटी आ रही थी, रेलवे जो थे डेवलप्ड हो रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे, इंडस्ट्री बन रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉथ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थे आदमी औरत और बच्चों को क्या करते थे, अपने फैक्ट्री में बुलाते थे काम करने के लिए। वर्क हॉर वेर आफ्टर लॉन्ग एंड वेज वेर पोअर, मीन्स वो सब काम बहुत देर करवाते थे लेकिन वेजिस सैलरी बहुत कम देते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी होता है, ये तो कॉमन थे। पार्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड, उतनी जब इंडस्ट्री गुड्स की डिमांड नहीं होती थी। हाउसिंग और सैनिटेशन ना वहाँ पे प्रॉब्लम था, हाउसिंग मतलब घर का प्रॉब्लम, सैनिटेशन वॉशरूम टॉयलेट्स बहुत था। सिंस टाउन वे ग्रोइंग रेपिडली, टाउन बहुत जल्दी बढ़ रहे थे। रिबलर्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सोल्यूशन, वो सब इस इश्यूज के ऊपर क्या देखने लगे, सोल्यूशन। देखिए सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट टू गिवन ह्यूमन राइट टू वोट, जो कौन देते थे, रेडिकल्स बोलते थे। तो लंदन पूरा देखिए मिड सेंचुरी में ये देखिए ऐसे वो सब एक साथ रहते थे, और हाउस और सैनिटेशन बहुत प्रॉब्लम का था, उनको मतलब वॉशरूम करने के लिए बहुत दूर दूर जाके चलना पड़ता था। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वे प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जितनी इंडस्ट्री थी ना वो किसकी प्रॉपर्टी थी, इंडस्ट्रीज की। किसकी प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल, सॉरी इंडस्ट्री नहीं इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी की ही, वन पर्सन। रिबलर्स और रेडिकल थे वो ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी के ओनर्स होते थे, एम्प्लॉयर होते हैं। हैविंग मेड द वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज, दैट इज बेनिफिट वुड वी अचीव इफ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमिक्स वॉज हेल्थी सिटीजन एंड वेल एजुकेटेड। वो सब हैविंग मेड द वेल्थ, वो अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो सब बोलते थे कि हम ज़्यादा काम करवाएंगे और वर्क फोर्स को इकोनॉमिक्स में और हेल्थ और
में ले जाएंगे और हेल्थी एंड हम सिटीजन किसको लेंगे, एजुकेटेड लोगों को लेंगे। अपोज द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ दे फैमिली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। वो सब इंडिविजुअल एफर्ट में क्या करते थे, विश्वास करते थे लेबर और इंटरप्राइज में, कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा उसको ही पैसा मिलेगा। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर। अगर हम क्या करें, फ्रीडम किसकी एंश्योर कर दे, इंडिविजुअल की, हर आदमी समान है। इफ द पुअर कुड लेबर, पुअर मेहनत करे, एंड दोस हु कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट दिस ट्रेड दे बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप। वो चाहते थे कि फ्रीडम मिल जाए सबको। जो लेबर्स काम करते थे, अगर काम करने लगे वो गरीब, तो इससे सोसाइटी की डेवलप होगी। मैनी वर्किंग वुमेन एंड मैन जो थे वो चेंजेस लाना चाहते थे। सब नेशनलिस्ट रिबलर्स रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन चाहते थे, पुट एंड टू किंग ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे 1815 में। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया दे बिकम अ रिवोल्यूशनरी। और यहाँ से पता रिवोल्यूशनरी मतलब यहाँ से वैसा हो चुका था, मतलब पहले किंग ही थे और किंग बहुत पहले अत्याचार करते थे इसको वजह से। बाद में नेशनल स्टॉक ऑफ रेवोल्यूशन डेट वुड क्रिएट, नेशनल कहते थे हम एक नेशन बनाएंगे जहाँ पे इक्वलाइट्स मिलेंगे। आफ्टर 1850 इस पे मजानी एंड इटलियन नेशनलिस्ट थे जो कंस्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस। उन्होंने इटली में अचीव किया था नेशनलिस्ट अल्बेन इंक्लूडिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया को भी क्या किया था, ऐड कर लिया था इसके अंदर। तो इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे, अभी बस इनके नेम जान लीजिए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, पर वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ सोसाइटी हाउ कुड बी स्ट्रक वॉज सोशलिज्म। सोसाइटी कैसी होगी वो कौन देखता था, सोशलिज्म वो विजन करते थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, मिड 19th सेंचुरी के समय में सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी। सोशलिज्म थी वो एक वेल नोन बॉडी बन चुकी थी और वो अपने आइडियाज हर जगह फैलाती थी। सोशलिस्ट वॉज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थी। वाह, इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी डेट गिव एम्प्लॉयमेंट, वो इसलिए खिलाफ थे क्योंकि इंडिविजुअल मीन्स जो मालिक है ना कंपनी का, वो एम्प्लॉयमेंट तो देता है, बट द प्रॉपर वे कॉन्क्रीड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट अ वेलफेयर हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अगर आप एक फैक्ट्री खड़ी कर देते हो मान लीजिए, तो आप उसको तो अपने आप बढ़ा नहीं सकते, वहाँ पे जो काम करते ना उनको से बढ़ेगी। इसमें ये था कि वो सब काम करते थे मेहनत से, लेकिन जो इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर थे ना वो सब क्या करते थे, उनको सैलरी बहुत कम देते थे। सो सोसाइटी यदि ना सिंगल, अगर सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल ना करे प्रॉपर्टी को तो अच्छा रहेगा, हम सब में बांट दे। सोशलिस्ट जो चाहते थे वो चेंज लाना चाहते थे। हाउ कुड अ सोसाइटी विथआउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, प्रॉपर्टी के बिना सोसाइटी कैसे चलेगी। हाउ वुड बी बेसिक ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और कैसे इसके ऊपर सोशलिस्ट सोसाइटी बेस होगी। सोशलिस्ट हैज़ डिफरेंट विजन, वो फ्यूचर के लिए उनका ना क्या था, डिफरेंट फ्यूचर के लिए उनका सपना ड्रीम था। सम बिलीव, थोड़े बहुत बिलीव करते थे इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव के आइडिया में बिलीव करते थे। रॉबर्ट वुवन जो थे इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। सो टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसका वो नाम रखा था न्यू हार्मोनी इन इंडिया। तो उसका क्या नाम रखा था, न्यू हार्मोनी इन इंडिया। वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड की थी, उसका नाम क्या था, न्यू हार्मोनी इंडिया। अदर सोशलिस्ट फेल्ड, बहुत सारे सोशलिस्ट कहते थे दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल, वो ज़्यादा स्केल पे बिल्ड नहीं होंगे, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इन एक्टिव। द डिमांडेड गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव को। इन फ्रांस लुइस बैलेंस जो थे वो वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज, और वो चाहते थे लुइस बैलेंस की किसको इनकरेज करे, कोऑपरेटिव को, या रिप्लेस और कैपिटलिस्ट को हटा दे। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो ज़्यादातर अपने पास प्रॉपर्टी रखते हैं। दिस कोऑपरेटिव है टू एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये कोऑपरेटिव एसोसिएशन होने चाहिए पीपल जो गुड प्रोड्यूस करते हैं और उनको जो गुड सभी मिलकर प्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो एक दूसरे में बांट ले। तो इन रॉबर्ट वुवन ऑन लुइस बैलेंस की ये थिंकिंग थी। कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिच एंगल्स एडिंग अदर आइडिया, उन्होंने मार्क्स और फ्रेडरिच जो थे उन्होंने एक नया आइडिया रखा। मार्क्स जो आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी होनी चाहिए वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, कैपिटल्स जो है और वो कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री में। इधर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट जो है वर्कर प्रोड्यूस करते हैं। तो कंडीशन ऑफ वर्कर देखो, कैपिटलिस्ट ना कि जो काम करवाते थे लेके
प्रॉफिट जो होता था वो वर्कर्स को नहीं दे देते, वर्कर से काम करवा देते। सो वर्कर हैड टू ओवरथ्रो, वो कैपिटलिस्ट को गिराना चाहते थे, और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को। मार्क्स बिलीव दैट फ्री देमसेल्फ, उनको कैपिटलिस्ट से अलग करने से वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट वो रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाए जहाँ पे प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल हो। दिस कुड बी कम्युनिस्ट पार्टी, सो कम्युनिस्ट पार्टी कह सकते। इट वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर वुड ट्रम्प इन द कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी वांट अदर न्यूट्रल, उसको नेचुरल सोसाइटी बनाएंगे फ्यूचर के लिए। सो आप कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के आइडिया के ऊपर एक आप क्या बनाइए, डिफरेंस बनाए कीजिए। हाँ, सो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। जो सोशलिस्ट आइडिया था ना वो बहुत फैलता था। थ्रू कोऑर्डिनेट their effort, socialists form an international body, namely, it is very important. आप एक अंडरलाइन कर लीजिए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, जो उनकी एफर्ट थे, सोशलिस्ट जो थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया जिसको सेकंड इंटरनेशनल कहते हैं। अगर मैम पूछेंगे व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल आपके मैम, तो आप उसका आंसर दे सकते हो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, सोशलिस्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी। Worker in England, Germany begin forming association to fight for better living and working condition. जो वर्कर थे इंग्लैंड और जर्मनी में, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया किसके लिए, कि वो अच्छे से जी सके और रह सके। दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर, उन्हें फंड स्टार्ट किया कि मेंबर उसमें हेल्प करे। और डिमांड, और उन्होंने कहा कि जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत कम करे, एंड राइट्स टू वोट्स उन्होंने मांगना शुरू किया। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली, और जर्मनी में जो पता है ये वर्किंग चल रहे थे, मतलब ये इसके ऊपर आइडिया चल रहा था, इसके ऊपर एक पार्टी भी बनी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, एंड हेल्प इट बिन, और उसको पार्लियामेंट्री सीट जिताने में उसने मदद की। बाय 95 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, वो एक लेबर पार्टी बनाई। और सोशलिस्ट पार्टी का बनी फ्रांस में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर पार्टी का बनी ब्रिटेन में, लेबर पार्टी का बनी ब्रिटेन में, एंड सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। नहीं तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो आप हाईलाइटर से इसको मार्क कर लीजिए। हाउ एवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड। हाँ, उन्होंने इतने तो एसोसिएशन ग्रुप ये सब बनाए किसके लिए, लड़ने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। गवर्नमेंट तो यूरोप में किसकी थी, रेडिकल्स की थी, रिबलर्स की, और उनकी चल रही थी। उन्होंने बहुत कुछ किया। ये देखिए, दिस इज अ पेंटिंग है, पेरिस का पेंटिंग है। इट इज पोर्ट्रेट ऑफ सीन फ्रॉम पॉपुलर अपराइजिंग पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई। दिस वॉज अ पीरियड व्हेन द टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस वॉज टेकन ओवर द पीपल, गवर्नमेंट ने ले ली थी, कंसिस्ट ऑफ वर्कर, ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अदर्स जो इसमें लड़ाई में शामिल थे। अपराइजिंग इमर्ज अगेंस्ट द बैकवर्ड ऑफ ग्रोइंग डिसकंटेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ स्टेट, मतलब जैसे उनको क्या करते थे, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको पॉलिसीज से दूर रखते थे, मतलब जो फ़ायदा होता है ना गवर्नमेंट देती है उससे दूर रखते थे, तो उसके खिलाफ इसमें लड़ाई उन्होंने की है। तो हमने अभी यहाँ तक देखा कि सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म ये भी देख लिया। इसमें क्या था, जर्मनी जो थी एक एसोसिएशन बनाया था उसने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पर क्या हुआ लास्ट में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी थी, रिबलर्स एंड रेडिकल्स की ही थी। कार्लेस मार्क्स और फेडरल सोचते थे कैपिटलिस्ट को निकाल के फेंक दिया जाए, उसके जगह एक खुद के प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हटा के फेंक दी जाए, और रेडिकल्स एक अपनी खुद की सोशलिस्ट सोसाइटी बना ले जहाँ पे प्रॉपर्टी सबको डिवाइड हो। अब इसलिए क्या है, सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन है, तो पता है हमें कि सोशलिस्ट जो है उनका डिफरेंट विजन है। और जो रॉबर्ट ओवन थे वो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, वो सोशलिस्ट कोऑपरेटिव कमेटी बनाए जिसका नाम न्यू अर्बन इंडिया रखे। और दूसरे सोशलिस्ट जो थे वो कौन थे, लुइस बैलेंस और फ्रांस से थे। वो चाहते थे गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करे, इनकरेज करे। So, the Russian Revolution in one of the least industrial of Europe state, this situation was resolved. सोशलिस्ट took over the government, उसने रशिया में किसने, सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट ले लिया था 1917 में, किंग को हटा के। तो मोनार्की जो है पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और हम अक्टूबर को रशियन रेवोल्यूशन कह सकते हैं। हाउ डिड कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ था, इसी के बारे में देखने हो। द रशियन एम्पायर 1914 इन द 1914 चार निकोलास टू रूल रशिया। चार निकोलास जो थे वो किसको रूल करते थे, रशिया को। टू
एंड इट्स एम्पायर बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मस्का रशियन एम्पायर जो थे, जो आज का जो फिनलैंड, लिथुआ, लिथुनिया, एस्थोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब ना पहले रशिया के अंदर थे। रशिया पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, आज का रशिया भी बहुत बड़ा, लेकिन पहले भी रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, टॉप 5 कंट्रीज। It is closer to the Pacific and comprised today as the Central Asian state ना, as well as Georgia, Armenia, ये सब अभी किसके अंदर आते थे, पहले रशिया के अंदर आते थे। जो मेजोरिटी रिलीजन था रशिया में वो था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, बट वहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी थे। बट द एम्पायर के पास एम्पायर मतलब उस कंट्री के अंदर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी आते थे। देखिए जॉन निकोलस टू का ये क्या है, व्हाइट हॉल में उन्होंने एक पेंटेड किसने बनाई है, ईड नेस्टन ने बनाई है। देखिए ये कौन थे, जॉन निकोलस। ओके सो दिस मैप जो है ये हमें दिखाता है कि रशियन एम्पायर कितना बड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। यहाँ पे देखिए ये येलो वाला सेंट्रल पावर है, ये न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट है जो बाद में सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये न्यूट्रल स्टेट है जो इंटरनेट पावर को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए रशिया तो इसमें इतना बताया गया है, लेकिन इस तरफ भी रशिया पूरा फैला ही हुआ था। रशिया आज भी आधा यूरोप और आधा किसमें आता है, एशिया में आता है, तो इसलिए पर उसका कैपिटल जो है वो यूरोप में आता है। तो एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो एक ऐसा कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है वो कौन है, रशिया ही है। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, जब 20th century स्टार्ट हुई, द वास्ट मेजोरिटी जो रशियन पीपल ज़्यादातर करते थे वो एग्रीकल्चर था। वो एग्रीकल्चर का काम क्या करते थे। अबाउट 85% जो रशियन थे वो पॉपुलेशन वो अपनी जो जीवन व्यतीत करते थे ना एग्रीकल्चर से करते थे। दिस प्रपोर्शन वॉज हाइयर, ये यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा था। वहाँ के जो यूरोपियन कंट्री थे ना वो खाली 40 से 50% क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पर रशिया के लोग कितने करते थे, 85%। इन द एम्पियर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, मार्केट में करते थे और खुद के लिए भी रखते थे, मीन सेल्फ कंजप्शन भी करते थे और मार्केट में भी इसको बेचा करते थे। रशिया जो था वो तब के समय में, आज भी हाँ आज के समय में जो रशिया है यहाँ वो वीट का बहुत बड़ा प्रोडक्शन मतलब एक्सपोर्टर है, और पहले वो ग्रेन भी बहुत आज की तरह ही एक्सपोर्टर था पहले भी। इंडस्ट्री जो थी वो पॉकेट मतलब बहुत कम, पॉकेट्स मतलब यहाँ पे बहुत कम पाई जाते थे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो थी वो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री एरिया कहाँ पे पाए जाते थे, पीटर्सबर्ग में और मॉस्को आज कैपिटल है किसका, रशिया का। क्राफ्ट्समैनशिप अंडरटुक, जो क्राफ्ट्समैनशिप थी वो अंदर ले गए। बदलाव जो फैक्ट्रीज थी ना अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग वे सेटअप इन द 1890s, जो बहुत सारी फैक्ट्री जो थी वो 1990s में। अब देखिए क्राफ्ट थी अंडर टूक मच ऑफ प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट्समैन थे जो एग्रीकल्चर के अलावा जो काम करते हैं उनको क्राफ्ट्समैनशिप कहते हैं हम। तो ज़्यादातर फैक्ट्री में ले लिए गए, फिर मैन्युफैक्चरिंग वे सेटअप और 1890 में बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप हुए। आप इसको ना अंडरलाइन कर लीजिए। वे नेशनल रेलवे नेटवर्क जब बढ़ने लगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। विदेशी कंपनियां, विदेश के लोग अपने पैसा रशिया में इन्वेस्ट कर रहे थे। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था और आयरन स्टील ये सब भी बहुत क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गया था, 4 गुना स्टील का प्रोडक्शन हो गया था। बट 19 एरिया जो फैक्ट्री था क्राफ्टमैनशिप था वो इक्वल हो चुका था। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट जो थी उसने एक रूल बनाया था, क्या रूल बनाया था कि जो वेजेस को मिनिमम कर दे और लिमिटेड आवर 8 घंटे के मान लीजिए वो 100 रुपये ही दें, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, और जो काम करने आवर है ना वो भी फिक्स्ड कर दे। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो रूल को क्या किया उन्होंने ब्रोक कर दिया। और इन द क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप जो 15 घंटे काम करवाते थे, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था 10 और या 12 घंटे काम करवाइए उनको, तो ये सब 3 घंटा 5 घंटा और बढ़ा के काम करवाते थे। बाद में वर्कर जो है वो डिवाइड हो गया सोशल ग्रुप में। उन्होंने एक सम हैज स्ट्रॉन्ग लिंक विद प्लेस फ्रॉम विच देखे जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वापस चले गए, और बहुत लोग तो सिटी में परमानेंटली शिफ्ट हो गए। वर्कर जो है डिवाइड हो गए अपने स्किल के द्वारा। ए मेटल वर्कर ऑफ ST
पीटरबर्ग जो मैटर वर्कर था उसको मैटर वर्कर कहा जाता था। कंसिडर डेमसेल एरिस्टोक्राट कहते थे जो मैटर वर्कर था। दिस ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग, वो जो ऑक्यूपेशन था मेटल वर्कर्स का वो ज़्यादा ट्रेनिंग स्किल देखता था। वुमेन जो थी वो 31% बनी थी फैक्ट्री लेबर, 31% मतलब 100 में से 31% मान लीजिए वुमेन्स काम करती थी वहाँ पे। बट दे पेड लेस, उनको मैन से बहुत कम पैसे मिलता था, कम से कम हाफ या उसका 3 मतलब 50 या उसको उनको 60 रुपये मिलता था। अगर मैन को 100 रुपये मिलता है ना तो मान लीजिए इनको 50 से 60 मिलता था। डिवीजन अमंग वर्कर जो थे उनके ड्रेसअप मैनर से डिवाइड किया। सम वर्कर जो थे वो एसोसिएशन थे जो हेल्प करते थे किसके अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर डिड यूनिट टू स्ट्राइक, वर्क उन्होंने एक यूनिट बनाए स्ट्राइक करने के लिए। व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर अबाउट डिसमिसल ऑफ वर्क कंडीशन, दे स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 19। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो गया था, वर्कर्स ने जंग छेड़ी थी क्योंकि देखिए लिमिटेड आवर, गवर्नमेंट ने कहा लिमिटेड आवर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिमिटेड आवर से ज़्यादा उनको काम करवाया और पैसे उनसे कम दे रहे थे। और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में स्ट्राइक हुआ था। इन अ कंट्री साइड पीसेंट जो थे कल्टिवेट जो ज़्यादा था अपने लैंड को कल्टिवेट करते थे, बस नॉबिलिटी जो थे द क्रोन एंड द ऑर्थोडॉक्सर जो थे वो उनके पास ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती थी। लाइक वर्का पेजेंट जो थे उनको भी डिवाइड किया गया था। दे वेर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो भी धर्म में बहुत विश्वास करते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू कास्ट केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। हाँ, पेजेंट जो थे ना वो नोबिलिटी की केयर नहीं करते थे कि कैसे भी हो, मार भी देते थे उनको, अभी आगे इसमें बताया जाएगा। नॉबल जो थे गॉड देयर पावर, उनके पावर मिलती थी, पोजीशन मिलती थी। सार जार जो निकोलस थे उनके वहाँ पे मंत्री होते थे, कोई सोल्जर्स के हेड होते थे, ये सब होते थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस में जो है पीजेंट जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे नॉबल्स की एंड फॉट फॉर देम, और उनके लिए लड़ते भी थे। बट रशिया में जो थे उनको पीजेंट्स को किसके लैंड चाहिए थे, नॉबल्स के लैंड चाहिए थे। और फ्रिक्वेंटली और वो उनको जो रेंट, जैसे आपने किसी से उधार लिया और आप उनको उधार नहीं दे रहे हो, देने से मना कर दे, तो ये गलत है ना। आपने उनसे उधार लिया पर आपने उनको दिया नहीं, गलत है। और कभी कभी तो उनको मार भी डालते थे। किसको, पीजेंट्स किसको मार डालते थे, नॉबल्स को। 1902 में ये बहुत ज़्यादा हो गया था साउथ एशिया में। 1905 में ये पूरे एशिया में पूरा फैल गया था। ये रशियन पीजेंट तो जो डिफरेंट थे यूरोपियन पीजेंट से दूसरे वे में थे। दे पुल देयर लैंड टुगेदर प्योरली देयर कम्युनिटी, मतलब मी डिवाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। मीन्स देखो रशियन जो थे वो सब नॉबल्स का लैंड चाहते थे, हाँ, और जो यूरोप के थे वो नॉबल्स का साथ देते थे। इनमें ये डिफरेंस है। तो सोशलिज्म इन यूरोप हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, 28 मिनट्स का आसपास हो गया। तो हमने आज इकोनॉमिक सोसाइटी देखी, कम से कम हमने 7-8 पेजेस कवर कर लिए। तो आपको कुछ ना समझ आया तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं तो वैसे अब पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश तो पूरी की है। अगर आपको अभी भी ना समझ आए, सफ्रेगेट का मीनिंग वापस मैं बता देता हूँ, राइट टू वोट फॉर वुमेन्स। रिबलर्स क्या करते थे, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव जो थे ना उनके एक ओपिनियन सेम था, वो तीनों मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर भी लिख देना कि तीनों जो थे वो एक ओपिनियन में क्या थे, सिमिलर थे कि उनको मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए होगी। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा हार्ड भी है। आप अगर अच्छे से इसको मैं वीडियो अगर देखोगे अच्छे से ध्यान से ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, फ्रेंड के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।